खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, आज एक खबर, इमरान खान का जो बयान था उस पर शदीद रद्द अमल आया ISPR का, और बहुत इस पर जो है वो लोग इससे जो है वो नामुनासिब करार दे रहे हैं। क्या सिलसिला है, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और कहाँ तक जा रहा है और क्यों ख़त्म हो नहीं पा रहा। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इससे पहले भी बहुत से उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हैं। ये क्या सिलसिला है? IMF के मुआहदे के बावजूद डिफ़ॉल्ट के ख़तरे क्यों मौजूद हैं? और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें बताया गया कि 30 लाख बच्चे हमारे ख़तरे में हैं, बीमारियाँ फूट रही हैं और एक खौफनाक सूरत हाल है। उस पर भी हम बयान करेंगे। लेकिन मलिक साहब, खान साहब के बयान पे एक बड़ा शदीद रद्द, और ये उन्होंने स्पीच में कहा कि जो पिछली स्पीच थी उनकी, उसमें उन्होंने ये कहा, अब उसको वजाहतें हो रही हैं उनकी तरफ से दोबारा इसकी कोई वजाहत नहीं आई, मगर उनके जो सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप है वो कि हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था। मगर मैं समझता हूँ ये बातें तो पॉलिटिकल डोमेन में नहीं होनी चाहिए और ना कभी होती थी। भाई साहब देखें, इसमें बिल्कुल सीधी बात है। मुझे नहीं समझ ये खान साहब ने क्यों बयान दिया। टोटल गैर ज़रूरी है। जब आपके मुल्क में, चले छोड़ दें, हम फ़ौज की भी बात नहीं करते, हम हुकूमत की भी बात नहीं करते, आपका एक आइन है, आइन में बिल्कुल एक तरीक़ाकार लिखा है। और मज़े की बात है, ये जो प्रेजेंट लॉ है वो इमरान खान की हुकूमत में बना है, जिसमें इन्होंने खुद सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया कि प्राइम मिनिस्टर अपना आर्मी चीफ को लगाएंगे। बल्कि आपको याद होगा इन्होंने बल्कि बयान भी दिया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल आबिद लतीफ़ सिद्धू साहब। थैंक यू वेरी मच टाइम सर। हजूर, ये एक सिलसिला एक अरसे से जारी था। ये शुरू हुआ गुजरावाला से, जब मियाँ साहब की लाइव तकरीर सुनाई गई, उस वक्त भी हम बड़े दुखी हुए। अब ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया है, तो हाउ कैन वी एंड इट? और सियासत को सियासत के अरीने में रखें, रियासत के मामलात अलहदा रखें। ये क्या, आप इसे कैसे देखते हैं और हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करें? क्योंकि इससे बड़ा जो है सुबकी भी होती है हमारी जी, इस मुल्क की, मैं ये कह रहा हूँ जी। कर्नल साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि सियासत और रियासत को जो है ना, दोनों को मुकद्दम रख के तो जो निज़ाम है, ये सिस्टम है, उसको चलाना चाहिए। देखें कि जो स्टेट है उसको हम डिफाइन करते हैं, वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके सारे इदारे आते हैं, जैसे आपके फेडरल इदारे हैं, आपकी आर्मी आती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है और आपकी डिप्लोमेसी आती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनका अपनी अपनी जगह पे एक एहतराम है और इनका एहतराम होना चाहिए। और इनका जो बैलेंस है उसको हम स्टेट कहते हैं। ये तो बेसिक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे आप मुझसे बेहतर, सब लोग, एक आम सी बात है, ये सारे लोग इसको जानते हैं। लेकिन देखिए कि आप एक आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन के जो जहाँ पे लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं, जिसको अल्ट्रुइस्टिक, सैमुअल पी हंटिंगटन जिसको अल्ट्रुइस्टिक इंस्टीट्यूशन कहता है, यानी जिसको लोग ज्वाइन करते हैं जान देने के लिए। बाकी भी प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग जाते हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग लॉयर्स बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता वो भी बहुत कुर्बानियां देते हैं, अपनी फील्ड में बहुत काम करते हैं। लेकिन ये तो प्रोफेशन ही इसलिए ज्वाइन किया जाता है। और पाकिस्तान आर्मी की तो एक हिस्ट्री है जिसमें आपने देखा है कि वो हर महाज पे हमेशा से लबैक और कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोगों की आर्मी है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। तो हर कॉज पे, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्डकोर सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लैमिटीज हो, और एक हिस्ट्री है पूरी जिसमें ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, सब ये लोग जानते हैं। तो देखिए, इस सूरत हाल में जो हमारा ट्रुप है, जो सोल्जर है, उसका एक मोराल है। और वो मोराल, जब इस तरह की बातें होती हैं, जब ये चीजें कही जाती हैं, जब इन चीजों को डिस्कस किया जाता है पूरी दुनिया में, उठा के देख लीजिए, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं पे भी आर्मी चीफ की सेक्रेटरी, उसकी अपॉइंटमेंट, इवन वो कंट्रीज जो कि रही मिलिट्री रूल्स के अंदर हैं, अफ्रीका के अंदर या साउथ अमेरिका के अंदर, वहां पे भी कभी ये कंट्रोवर्सी, ये बातें नहीं की जाती, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि वो डैमेजिंग होता है। अच्छा कर्नल साहब, मलिक साहब सवाल करेंगे, लेकिन एक बात कि ये एक तो तय है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास नाम जाएंगे हमेशा से। इसी तरह जनरल बाजवा साहब भी ऐसे अपॉइंट हुए, पहले जनरल राहील भी, कियानी साहब भी, तो वो तो एग्जेक्टिव के जो चीफ हैं या काबीना के, वो ही डिसाइड करती है। तो फिर इस अरेंजमेंट की मौजूदगी में क्यों खान साहब को लगा बात करनी है? यही एक बड़ी स्ट्रेंज बात है जी। देखिए कि एक प्रोसीजर है जो कि वेल डिफाइंड है कि 5 नाम, 6 नाम, 7 नाम जितने भी हैं वो आते हैं, और उसमें से फिर प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उसमें से एक
सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए वो सारे के सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कैपेबल और प्रोफेशनल एक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन प्रोफेशनल और एक ऑपरेशनल रास्ता है जो तय करना पड़ता है। तो वो सारे ही ज़ाहिर कैपेबल होते हैं, उनमें से उनकी मर्जी होती है प्राइम मिनिस्टर की कि वो जिसको अपॉइंट कर लें। तो एक ऑलरेडी जब डिफाइंड प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर में फिर ये कहना कि जी ये उसको पोलिटिसाइज करना, असल में बात ये है जी कि टू बी वेरी स्ट्रेट, देखिए जो रेड लाइंस हैं वो हर जगह पे हर चीज की रेड लाइंस होती हैं। जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो विद इन आर्टिकल 19 भी रेड लाइंस हैं कि आप ये इस यहाँ तक आपकी लिबर्टी है फ्रीडम की एक्सप्रेशन की, और इससे आगे आपकी लिबर्टी नहीं है। आप इंस्टीट्यूशंस को, आप जुडिशरी को, आप आर्मी को जो है और नेशनल इंटरेस्ट को आप जो है वो डैमेज या उसके ऊपर एक्सपर्शन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है। इस तरह ये रेड लाइंस हैं। आई थिंक बिल्कुल ठीक कि ये रेड लाइंस डिफाइन होनी चाहिए जी। अब डिफाइन है, इनको एडहेयर करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जाहिर है बड़ी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है। आज जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि इसकी जो उन्होंने बयान दिया है इसकी वजाहत उनको खुद करनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि उनको वाकई ये वजाहत करनी चाहिए कि ये बयान उन्होंने क्यों दिया है। क्या अच्छा कर्नल साहब, ये फौज से जो वैसे तो हम लोग बड़ी देर से ISPR के कई बयान देखे हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत ही ज़ोरदार, बड़ा ही सख्त रिएक्शन नजर आया, अल्फाज बड़े सख्त हैं। तो ये क्या आपको किस तरह देखते हैं? मैंने नॉर्मली इस तरह के बयान नहीं देखे आर्मी की तरफ से, कोई इस तरह का रिएक्शन बड़ी कम ही मैंने देखा है। तो इसकी क्या वजह है, इतना सख्त क्यों बयान आया है? जी देखिए, उसकी वजह ये है कि अभी ट्रुप्स 1.5 महीने से आपके सारे के सारे ट्रुप्स भी सैलाब में निकले हुए हैं। जब जनरल बाजवा ने आज से 1.5 महीना पहले मोबिलाइज कर दिया था आर्मी को बलोचिस्तान में, अभी आप सिंध में देखिए, आप साउथ पंजाब में देखिए, उसके बावजूद क्लैमिटी इतनी बड़ी है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आप वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, उसके अंदर जो हमारे जो आर्मी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं और जो सारा है वो सबके सामने है। अभी भी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर एंगेजमेंट है और आर्मी जो है वो हर तरीके से जो अपने फराइज है वो पूरे करने की कोशिश कर रही है। तो जब, और ये किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज एक डिसिप्लिन का मैकेनिज्म है और एक कमिटमेंट का और एक विल टू फाइट का मैकेनिज्म है। जब आप खुदा ना खास्ता आर्मी की लीडरशिप को खुदा ना खास्ता कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं और आप जब उसके ऊपर कोई एक्सपर्शन या ऐसी बात करते हैं तो डेफिनेटली वो मोरल को अफेक्ट करती है। और जो मोरल है वो ज़ाहिर मोरल ही है जिसकी वजह से आप अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को आप चैलेंज करते हैं और आप नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि वो बॉर्डर्स के ऊपर कुर्बानियां देके या जिस तरीके से भी इवन इक्विपमेंट की एसिमेट्री के बावजूद आप परफॉर्म कर सकें। तो आई थिंक ये चीजें जी अब देखनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अच्छा कर्नल साहब, एक और, क्योंकि वक्त कम है, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखें, ये अपना काम तो ठीक करते नहीं है। सैलाब आ जाए फौज को बुलाते हैं, कोई जलजला आ जाए फौज को बुलाते हैं, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट इनकी है नहीं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, खुद इदारों को घसीट के लाने की कोशिश करते हैं। तो ये नलायकी कहाँ पे? और फिर खुद ये डिस्कोर्स जब आया, पहले मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया, अब खैर से PTI भी आ गई। तो ये कब, व्हेन दे विल कम ऑफ एज कि ये अपने पांव पे खड़े हों और अपना काम खुद कर सकें? कर्नल साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें जी, जो इनहेरेंट डेफिशिएंसीज हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, जो गवर्नेंस के अंदर हैं, वो तो कुछ काम करने से पूरी होंगी। वो खाली तकरीरों से, खाली एक डिस्कोर्स बिल्ड करने से, नैरेटिविटी पे, सोशल मीडिया पे तो नैरेटिविटी से सोशल मीडिया तो चल सकता है खाली नैरेटिव से, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चल सकती, स्टेट नहीं चलती। उसके लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आज देख रहा था जी कि आज एक बयान आया कि जो सैलाब की वजह से जो ड्राई रिवर बेड्स से बलूचिस्तान के, अब उस पे जो है वो बनाए जाएंगे, आने वाले टाइम पे डैम्स बनाए जाएंगे जस्ट अक्रॉस जो है वो ऑलरेडी पिछले 10 सालों में जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पे, जहाँ पे रिवर भी नहीं गुजरता था, उन्होंने डैम्स बनाए और अब जब बारिशें हुई हैं, सेम बारिशें वहाँ हुई हैं और वो डैम भर गए हैं और लोग जो हैं वो बच गए हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस की हैं, ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की हैं, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की हैं। ये कभी भी खुदा ना खास्ता फौज ने तो किसी इदारे को ये नहीं कहा कि आप अपने जो मैकेनिज्म है, जो अपनी चीजें हैं, इसको बेहतर करें या इनको आप इम्प्रूव करें। आई थिंक ये अब देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली बहुत ओवरऑल एक
आई थिंक अपना इनबिल्ट और इंटरनली और इनवर्डली एक सेंसस करना पड़ेगा और ये मेजर्स देने पड़ेंगे कि ताकि ये चीजें ना हो सकें, और रेड लाइंस अब हर एक की आई थिंक डिफाइन करनी पड़ेंगी। अच्छा कर्नल साहब, आप आर्मी से आपका ताल्लुक रहा है, इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाए कि एक कॉन्फिडेंस या जो आपने जो आज रिएक्शन है कि बड़ा गुस्सा है वो किस तरह कम हो सकता है? मैं कर्नल साहब हम बेहतरी की तरफ किस तरह जा सकते हैं? इनसे क्यों लेके एक बात करूं, मिसाल दे दूं कि भाई जो रियासती अमूर होते हैं 25 साल बाद अमेरिका अपने जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो भी रिडेक्टेड होते हैं, वो भी सारे के सारे नहीं दिखाए जाते। स्टेट के सीख मामलात होते हैं जो बिहाइंड द डोर्स होते हैं। तो ये अब जो वाकया हो गया है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे हम वापस से एक जो नॉर्मल कोर्स तक पे जा सकते हैं? देखिए जी, समझने की बात है कि जो गवर्नमेंट है वो तो पॉलिटिशियन रन करते हैं क्योंकि ये उनका राइट होता है, वो थ्रू डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल प्रोसेस आए होते हैं। लेकिन जो स्टेट है वो टेक्नोक्रेट रन करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक जो सीनियर लोग हैं वो भी टेक्नोक्रेट बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब बहुत सारी चीजें, अब आप देखें जब ये अरब स्प्रिंग आया था तो 7 मुल्कों में आया था और उनमें से जो 3 थे वो बच गए और रिवाइव कर गए और अभी स्टेबल हैं। उसकी वजह ये थी कि उनकी इंस्टीट्यूशन, उनकी आर्मी, उनकी जुडिशरी और उनकी जो एग्जीक्यूटिव था वो इंटैक्ट था, वो इफेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन जो बाकी 4 थे जिनके ये इफेक्ट हुए, उनकी आप हालत आज देख लीजिए कि उनकी क्या हालत है। तो आई थिंक ये जो आपने बात की है जी कि ये किस तरीके से करना चाहिए और ये क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, ये इसके ऊपर अब कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे मैं समझता हूँ जी। और इसके ऊपर कंसेंसस, एक तो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है सारी की सारी दोनों पार्ट ऑफ द डिवाइड को, इसको आई थिंक अब इसको देखना चाहिए और इसको अब इस तरीके से लेना चाहिए कि ये हमारी स्टेट सिक्योरिटी के साथ लिंक है। कोई भी चीज, कोई भी बयान, कोई भी नैरेटिविटी जो आप क्रिएट करते हैं या जो आप देते हैं वो उसका इफेक्ट है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर की फॉलोइंग होती है और वो बहुत मैसेज जो है वो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, जो कि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। मलिक साहब, सारी बातें वजाहत से हो गई कि क्या मामलात क्या होने चाहिए। मैं ज़रा सियासत और चीज़ों को जोड़ के बात करता हूँ। अगर आप देखें मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं कल इस वीकेंड पे ज़ाहिर खबरें वगैरह देखते रहते हैं, रियल इश्यूज़ पे लोगों की बात हो रही है दुनिया भर में कि संतियागो में जो है 5 लाख आदमी निकल के वो हेल्थ मांग रहे हैं, वो चीज़ें मांग रहे हैं। यहाँ आप प्राग में देखें, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार हमारे मसले हल करो। यहाँ कौन सी बहसें हो रही हैं? अच्छा, आप सही कह रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा इस पर वो जो शुरू में, क्योंकि आपने करण साहब को ले लिया था, मुझे ये समझ नहीं आ रही। खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बिल्कुल एक सादा सा आपका तरीका है। आपका कोई लेफ्टिनेंट जनरल इस तरह नहीं आप कह सकते कि मैं अपने MNA को जी आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाए। लेफ्टिनेंट जनरल को प्रोसेस कम अज़ कम एवरेज में, कोई मिलिट्री से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो मैं एक कॉमन सेंस से बात, 25 से 35 साल आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप इस स्टेज पे आते हैं, तो उसी में से आपने एक जनरल ढूंढना है। आप चाहे मतलब मैं वो एक बदतमीजी के स्टाइल में, अगर दुनिया का मोस्ट पावरफुल बंदा भी जो है ना किसी को लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना सकता। आप एग्री करें ना, आप सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचेंगे, फिर आपका एक प्रोसेस है। अब मेरा पॉइंट ये कि उसके बाद आपका जो सिस्टम है, आपका जो आइन है, मैं जो शुरू में बात करना चाह रहा था, वो आइन कहता है कि आपका जो वजारत दिफा है वो एक नाम लिखेगा, वो एक सीनियर कह लें जो भी है, और ये आपका आइन आपके वज़ीर आज़म को ये चॉइस देता है, सीनियरिटी नहीं, उसकी मर्ज़ी। ये मैं एक लीगल बात कर रहा हूँ, एक आइनी बात कर रहा हूँ। खान साहब की मुझे ये समझ नहीं है कि मैन ऑफ हिज प्रोफाइल जो वज़ीर आज़म खुद रहा हो, 22-23 साल में पॉलिटिक्स में हो, पाकिस्तान के आइन के को मेरी समझ से बाहर है कि वो किस तरह इस बात को कह गए, किस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साहब ने भी कहा कि मैं छोटी सी एक और इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूं कि उन्होंने इस तरह खान ने इस तरह बात की जैसे नवाज शरीफ और जरदारी को बड़ा गुनाह करने लगे। अब मुझे बताएं, आज मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल पंजाब की देता हूँ। पंजाब के वज़ीर थे सूबाई वज़ीर अपना मियाँ असलम इकबाल साहब, आज उनको सीनियर वज़ीर बना दिया गया। खबर ये थी कि इमरान खान की मंजूरी के बाद, अब इमरान खान की मंजूरी इसलिए कि वो पार्टी का हेड है, ठीक हो गया। इसी तरह एक पार्टी जो पाकिस्तान की इस वक्त फेडरल हुकूमत में बैठी है वो नून है, दूसरी पीपल्स पार्टी है, उसका कायद कह लें जैली है, वो मुजरम है, मुलजम है, बात की बात है। मैं पार्टी के कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, वो दोनों मशवरा करके वो बताएंगे कि ये नाम है, इसमें देखें ना, मैं इसमें मुझे बताएं प्रोसेस गलत क्या है। को तो सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि इसमें प्रोसेस में गलती क्या है? ये क्यों बातें शुरू हुई हैं? ये जो आपके गुजरांवाला से मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, जो
कॉमर्स के मिनिस्टर गुलाम दस्तगीर साहब, दस्तगीर, उनके 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 जो फर्जंद हैं, दस्तगीर साहब तो हमारे ज़माने में सियासतदान बड़ी, उनसे मेरी याद अल्लाह भी। खुर्रम की बात कर, खुर्रम साहब कहते हैं जी ये होते तो इन्होंने करना था, इन्होंने करना था। ये सारी बातें सारे कारण से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ ना, वो इसलिए आ रही है, मेरा ख्याल है, मैं ये भी सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये दैट इज भाई जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही करेगा। मेरा ये आप मेरे वाले आर्गूमेंट दे रहे हैं ना, ये मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तानी वजीर आज़म की ड्यूटी है। ये आईनी ड्यूटी है कि जब एक आपकी टाइम पूरा हो जाए, एक साहब अगर रिटायर हो जाए तो आपके पास सीनियर्स के नाम मांगे 5 में से 7 में से, और ये काम आपके सारे वजीर आज़म ने किया। मैं आपको कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वजीर आज़म अपना जो हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था टिक्का, हाँ किसने पॉइंट किया? फिर राजा ज़ियाउल्लाह को किसने पॉइंट किया? जनरल मुशर्रफ को किसने पॉइंट किया? जनरल अपना रहील को किसने पॉइंट किया? आप कैबिनेट की सतह पे ऐसे बयानात देंगे और फिर खान साहब ऐसे बयानात देंगे, कंफ्यूजिंग है मुझे। ये क्या है? ये क्लैरिटी नहीं है मुझे नजर। इट इज क्लियर कि हूसोएवर इज द प्राइम मिनिस्टर, इट इज हिज प्रीरोगेटिव। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी जान के मान पाऊँ जी सर, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी नेगेटिव चीज़ हमारी सियासत में आ गई है। हमारे सियासतदानों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं, खाली मैं इमरान को नहीं कह रहा, सब ने एक चीज़ सीख ली कि आपने हाइप लेनी है ना, अगर बड़ा हीरो बनना है तो आप इदारों की तरफ मुँह करें, और मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी है। ये मैं इमरान पर नहीं कह रहा, इसमें जो हमारी नून की भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, फिर मरीम के भी बयान आता है। मेरा हाल एक ऐसा टाइम नहीं, मेरी फिक्र आप ले लेना, मेरा हाल पाकिस्तान के पोलिटिकल कल्चर को रीथिंक करने की ज़रूरत है। आर्मी एज ए इदारा बिल्कुल न्यूट्रल है, और ये अपना काम अपना, ये इसको लग करना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है। ये बयानियां जब मरियम साहबा लेके आई थी तो क्यों नहीं लीडर बनी? वो गलत था। नहीं, आप कहते हैं ना जी कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो आप लीडर बन जाएंगे, क्यों नहीं बनी? कोशिश तो थी, वो क्यों नहीं लीडर बने? कोशिश तो थी। कोशिश थी या नहीं थी, इसका मतलब है ये कोई जिससे कहते हैं ना, कोई बुनियादी कानून नहीं है जो कायनात का कानून है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे तो आप लीडर बन जाएंगे। तो बन जाते ना, वो मरियम बन जाती, उन्होंने तो शुरू किया था। मैं थोड़ा सा नेशनल लेवल पे इसको मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं, हमें इसको इमरान से, सियासी जमातों से निकल के सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सिस्टम में। मैं तो आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बड़ी इसलिए नहीं होती कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती है। बहुतों ने बोल के देख लिया। बस ये जो आपकी जो है क्या नाम है, ये जो KPK की पार्टी है, बादशाह खान की पार्टी है, ये इन्होंने भी करके देख लिया, सब ने करके देख लिया। कौन सी पार्टी बनी साहब? यहाँ तो पार्टी उस तरह बनती है, प्रोग्राम दें, लोगों के मसाइल हल करें, उनका पैसा उन पे खर्च करें, यहाँ से लाद के बाहर ना ले जाएं। देखे ना पार्टियां, ये क्या हुआ एस्टैब्लिशमेंट, ये अपना काम अगर ठीक करें तो ये कभी असम्बली में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं फौज के खिलाफ। और जो लोग ये इंटरव्यू में कहते हैं कि यार यहाँ बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है, और खुद वजीर है, और तुम अपना काम ठीक करो, बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस देखे ना, इस सिचुएशन में आपके सारे इदारे हिल गए। आपका सदर चले, हालांकि ये तरीके इंसाफ से अपने सदर साहब आए, सदर साहब ने फरमाया कि इसका जवाब इमरान खान, तो ठीक, काम भी वही बात आगे आप आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे आ जाते। आज उनका सबसे पहले ये, उन्होंने इनको रिलीफ भी दिया, सेम थिंग ही सेड। उसने कहा यार भाई आप अपनी सियासत करें। अच्छा, इमरान को क्या इसमें प्रॉब्लम थी? कल ये फैसलाबाद हुआ ना, अगर इमरान खान ये कहता कि यार 14 लाख पाकिस्तानी जो मकान है गिर गए हैं, 30 लाख पाकिस्तानी बच्चे का खतरा है, उसकी सेहत को, जान को खतरा है, 4.5 करेंगे स्टोरी वहां नहीं जा रहे। मैं कहता हूँ खान साहब, अगर आपने ये स्टेटमेंट ना दी होती, आपने ये कहा होता कि यहाँ बिजली के नाम पे जो डकैती हो रही है, अगर मैं पिछली दफा नहीं रोक सका, अब्दुल्ला क्या नाम था उनका, जो जिनकी रिपोर्ट आई थी, खुदा बख्श, जो उनकी रिपोर्ट थी, अबू बकर, तो अब करूंगा मैं, आपके जेबों से पैसे चोरी नहीं होने दूंगा। नीचे मूवमेंट तड़प रही है बाहर आने के लिए, तो आप उसको और बड़ा लेके जाते। बाकी मसले खुद ही सेटल हो जाते। आपसे खुद पूछना चाह रहा हूँ, वो क्योंकि वो उनसे मैंने सवाल भी किया, आपका भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस को 30 साल का, और आप तो उस सीट पे बैठे हैं एज ए CN। जब आप मुझे बुढ़ापे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन चलें बात करें। क्योंकि आप 2 साल के थे ना जब आप जर्नलिज्म में आ गए, तो 32 साल के बने। तो मेरा सवाल ये आपसे कि आपने कभी ISBR की इस तरह की लैंग्वेज, मैं तो बड़ा अग्रेशन, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, इतना जोरदार बात ये कि ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मैं नहीं करना चाहता बातें, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था, क्या है, वाई रिएक्शन आया, मैं तो उस पर रहूंगा। भाई देखें, मैं नहीं इन बातों में जाना चाहता, मैं सिर्फ इस बातों में जाना चाहता हूं कि ये डिस्कोर्स की क्या जरूरत है सियासत में लाने के लिए। हु ब्रॉट इट, किसने ये शुरू किया, जो आज बड़ी अच्छी बात है डिफेंड कर रहे हैं, ये शुरू किसने किया? मैं ये कहता हूं कि जब तक ये 15-20 दिन में एक कदम मजाइल, मेरी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी टांगों पे खड़े हो।
अच्छा, बैसाखियां मांगते हो, तुम खुद बैसाखियां मांगते हो। यही कह रहे मेरी हैं बात सुने, असर खान तो यही लड़ाई है कि न्यूट्रल मेरे साथ हो खान जाए। साहब ने खत लिख दिया था भुट्टो के खिलाफ। नहीं, तो इमरान भी तो यही कह रहे हैं ना, न्यूट्रल मेरे साथ हो जाए। मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब हैं, हमारे फिजाइया के एक्स ऑफिसर और बहुत शानदार तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच शहजाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये जो डिस्कोर्स दर आया है हमारी सियासत में, यही हम बात कर रहे थे कि जब आप अपना काम ठीक से नहीं करते, डिलीवर नहीं करती एग्जीक्यूटिव ब्रांच, तो फिर ये इस तरह होता है। इसे आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर टेक? मैं दो तीन मुख्तसर चीज़ें आपसे बयान करता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब को ये शिकायत नहीं हो सकती कि उनको मौका नहीं मिला हुकूमत साजी का या हुकूमतकारी का। उनको 4 साल, तकरीबन पौने 4 साल मिले, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस, उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो उस लेवल की ना सही। चले उसको डिस्कस किया जा सकता है, और भी कोई हुकूमतें इतनी कमाल की नहीं रही। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरी एस्पेक्ट ये है, तारीख़ में थोड़ा सा एक जायज़ा ज़रूर ले लेना चाहिए कि जब ज़ियाउल हक को बनाया गया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपनी मर्ज़ी का किसी एक सियासी हुकूमत ने, तो उसका अंजाम क्या हुआ। थोड़ा सा और आगे बढ़ के मुशर्रफ का देख लेना चाहिए कि जब जहांगीर करामत को वक्त से पहले घर भेज दिया गया और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का चीफ़ चुना गया, जिसको कि वो समझते थे कि उनकी मर्ज़ी का है, तो उसका अंजाम क्या हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हर चीफ़ इस तरह का होता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी सर्विस चीफ़ जो होता है वो पाकिस्तान की सर्विस का चीफ़ होता है। पाकिस्तान की फ़ौज का चीफ़ होगा, फ़ज़ाइया का होगा या नेवी का होगा। वो पाकिस्तान की अफवाज हैं, वो किसी सियासी पार्टी की अफवाज नहीं है, किसी सियासी पार्टी की ओनरशिप नहीं है, और ना ही वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाहे भले आप जो मर्ज़ी उसमें करते रहें, बयानबाजी जो मर्ज़ी नैरेटिव बिल्ड करते रहें, लेकिन वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपने इदारे का है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म उसे डिमांड करती है। और तीसरी एक और चीज़ जो कि इस लेवल तक पहुंच पाती हैं, जिनको कि फॉर एग्जांपल आज तक किसी ब्रिगेडियर को चीफ नहीं बनाया गया, किसी मेजर जनरल को चीफ नहीं बनाया गया। चीफ हमेशा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से, उस रैंक से चूज़ किए जाते हैं। और कौन से होते हैं? पहले 3, 4, 5 नाम भेज दिए जाते हैं उस वक्त की हुकूमत को, और हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से चूज़ कर लेती है। तो ये 3, 4, 5 ऐसे नाम होते हैं जो कि आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके फाइनलाइज करता है और कहता है कि मेरी नज़र में ये 4-5, वो किसी को काट नहीं सकता, वो सीनियरिटी में लिस्ट भेजता है। हाँ, अलबत्ता जब उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है इन तमाम 4-5 के बारे में, तो 4-5 के बारे में अपनी राय दे देता है। फिर जो हुकूमत वक्त होती है वो उस वक्त के हिसाब से अपने इंटेलिजेंस, अपनी सोर्सेज, अपने पोलिटिकल लिंकेजेस के हिसाब से ये देखती है कि अच्छा इसका ख़ानदान क्या है, किसी तरफ माइल तो नहीं है। जब भी आप सियासी तौर पर किसी जनरल को मुलविस कर लेते हैं, जिस तरह जनरल तारिक परवेज़ को जब क्वेटा कोर कमांडर थे मुशर्रफ के ज़माने में, जब मुशर्रफ चीफ था और उसको बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे बुलाया, अभी वो कोयटा का कोर कमांडर था और उससे मिलने की, और उसने मिला जाके वो, और गलती की उसने मिल के। क्या हुआ? 2-3 माह के बाद, 2 माह बाद मुशर्रफ ने उसको रिटायर कर दिया, क्योंकि आर्मी चीफ की सवाबदीद है कि उसको रिटायर करे। उसका केस इस तरह का बनाया कि वो चीफ उसको रिटायर करना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो रियासत और रियासती अदारे हैं, अगर उनको माफ़ कर दें इस सियासत, फिर दूसरी बात एक और चीज़, मुख्तसर आप दोनों ज़्यादा मुझसे बेहतर सियासी तजियाकार हैं, लेकिन बात यह है कि जब भी आप सियासत में घसीटते हैं डिफेम करने के लिए, सियासत में घसीटते हैं डिफेम, तो मतलब क्या हुआ कि सियासत गंदी जगह है जहां पर आप खींच रहे हैं। सियासत को आपने इतना प्रागंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि हम अगर इसको खींच लाएंगे, इस अदारे को, इस अदारे के चीफ को, इस अदारे की कमांड को, तो इसका मतलब यह है कि हमने इनको गंदा कर दिया, डिफेम कर दिया। ये डेफेमेटरी एनवायरनमेंट है जो कि सियासत की है। और ये लोग जो सियासत में मुलव्वस हैं, और सियासतदान का काम है सियासत करना, लेकिन वो अपने मुहावरे पे, अपने तर्ज पे, अपने नैरेटिव पे, अपने तरीके पे ज़रा गौर करें कि उन्होंने सियासत को बना क्या दिया है कि सब के सब लोग उससे दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे एक कमेंट चाह रहा हूँ जो मैं समझा हूँ कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान साहब, बाकी भी पॉलिटिशियन जो हैं, जरदारी साहब सदर रहे हैं, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, क्या ये, मुझे लगता है ये पाकिस्तान आर्मी को नहीं समझते, उसकी वर्किंग को नहीं समझते। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो आप जैसे सीनियर लोगों से सीखा है, कि आर्मी चीफ ना बरादरी होता है, ना सूबा होता है, ना उसका कोई सेक्ट होता है, वो एक कमांड का हेड है, और वो जो कमांड पे वो बैठेगा, आर्मी वो फ़ौरन डिसिप्लिन में चली जाएगी। मैं जनरल हुसैन मेहदी को कोट करूँगा, मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि ये आपका हमें समझ नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं भी दानश्वर बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ
कि शक्ल नाम कोई नहीं होता। उन्होंने कहा मेरा अगर सका बेटा भी आर्मी चीफ सुबह 12 बजे बनेगा ना तो रात को वो आर्मी चीफ होगा, मेरा बेटा नहीं रहेगा। तो मेरी जो ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को फ़ौज की कल्चर और वर्किंग की नहीं समझ है। एम आई राइट? मेरा ख्याल है कि देखिए, क्योंकि फ़ौज का ताल्लुक रहा सियासत के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। 4 मार्शल लॉ का जो तकरीबन 31 साल का एरिया बनता है, टाइम बनता है, ये कोई छोटा वक्त नहीं है। फिर उसके बाद एक कॉरपोरेट मेमोरी बन जाती है। उनको पता है कि अच्छा हमने फ़लाने मुल्क के साथ ताल्लुकात में ये किया, हमारे फ़लाने वही मसाइल तो पाकिस्तान के सबके इकट्ठे हैं। एक चीज़ है मेरे ख्याल जो फ़ौज को सीखने की ज़रूरत है, मैं ऑल्दो आपने सियासतदानों का जिक्र किया, लेकिन फ़ौज को भी जो सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम जब भी अपने दायरे से बढ़ के हमने सियासतदान किसी की, चाहे पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के दूसरे मसाइल के अंदर, और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो कि महसूस करते हैं कि यार इस हुकूमत को या तमाम हुकूमतों को और उनके मांगे बगैर जो मदद चाहिए वो जब देते जाते हैं तो फिर उसके बाद वही लोग उनको बहुत गंदा करते हैं। ये सबक हमें सीखना है। अब वही सबक सीखते हुए जब ये पीछे हटे हैं 4.25 साल के बाद, तो अब जाहिर है कि उनको हटने नहीं दिया जा रहा कि वापस आओ, क्योंकि आपने 4.25 साल के बाद हमें हटा दिया। या तो 5 साल पूरे करा के ये भी कह देते कि अच्छा अगले 5 साल भी तुम्हारे हो जाएंगे, तो फिर ये सब पाक साफ रहता मामला। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से एक और चीज़ मुझे मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी 3 साल की टेन्योर के बाद 3 साल और दे दिए। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अपना जरदारी साहब वाज इन पावर एट दैट टाइम। अगला इलेक्शन आया, कियानी साहब वाज स्टिल इन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो क्या पीपल्स पार्टी वापस आ गई उस वक्त? PMLN आई, पीपल्स पार्टी नहीं आई। तो आप अपने जो इसे कहते हैं ना कि आप अपने करतूतों से जाने जाते हैं, और करतूत क्या है आपके? आप हुकूमत के अंदर रहते हुए आपने हुकूमत का काम गवर्नेंस का करना है, पॉलिसी साजी करनी है। आज आप किस तरह किसी को ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को सपोर्ट किया गया या किसी खास पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जब उसको भिजवाने वाले आप, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने वाले आप, कैबिनेट अप्रूवल आप दें, हर चीज़ आप करें। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी आप खींचेंगे फौज को इन चीज़ों के अंदर, और फौज को भी मेरे हाल में बहुत बड़ा चौधरी साहब इसकी एक पॉजिटिव डायमेंशन आपसे मैं चाह रहा हूँ। अब इसकी वे फॉरवर्ड क्या है, जहाँ पे फौज रहे, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन रहे। ये जो हर 15-20 दिन के बाद एक आमने सामने ये छोटा सा जो शुरू हो जाता है काम, आप क्या समझते हैं ऑनेस्टली व्हाट इज़ पाकिस्तान नीड इस वक्त? कहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा सारी सिचुएशन को? देखिए, इस वक्त ये प्रोज एंड कॉन्स का ज़माना है। हम सबको जब भी कोई फ़ैसला करें, जहाँ पे जिस इदारे में बैठ के, जिस जगह बैठ के हम अपना तज्ज़िया करें, जो मर्ज़ी करें, प्रोज एंड कॉन्स, हर चीज़ का कम नुकसान है और ज़्यादा नुकसान। हमारे फ़ायदा इस वक्त कोई चीज़ नहीं दे रही। हमारे चैलेंजेस की नौयत ऐसी है कि फ़ायदे की कोई रूह कहीं पे नज़र नहीं आती। इसलिए कम नुकसान और ज़्यादा नुकसान, जिसमें ज़्यादा नुकसान है उसको रद्द कर दो, भले उसके अंदर कम नुकसान थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है। इस पीरियड में से मडल थ्रू करना है। मैं जानता हूं जो आप सवाल कर रहे हैं उसकी जो असास है वो क्या है। मैं समझता हूं कि जो चीज़ लोग बातें कर रहे हैं, मेरा जनरल हमारी जो कमांड है, मैं नाम नहीं लेता, हमारी कमांड जो है इस वक्त अफवाज की, उन्होंने बहुत बेहतर तौर पे हैंडल किया। उन पर ज़ाती हमले हुए, उनके नाम लिए गए, उनको मुख्तलिफ तौर पे बुलाया गया, मुख्तलिफ नामों से बुलाया गया, लेकिन वो अपनी ज़ाती हद तक आराम से बैठे रहे। मेरे ख्याल बड़ी अच्छी बात की आपने शहजाद चौधरी साहब की। सियासत तो पैगंबरों का पेशा था, इसको किसने आलूदा करा कि वहाँ हम एक इसको हम तो नहीं चाहते जैसे हो। बहुत शुक्रिया फॉर एनलाइटनिंग अस एंड फॉर योर टाइम शहजाद चौधरी साहब। तो ये एक दुख दिल से बात की शहजाद चौधरी साहब ने भी, और जो हमारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, डैमेज कंट्रोल की मलिक साहब ने बात की। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, मगर इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और वापस आके वो जो हमारे IMF से डिफ़ॉल्ट के मामले हैं, सलाब की तबाहकारियों की खौफनाक, ये असल वो कहानियाँ हैं जिस पे बात होनी चाहिए, मगर हम क्या बातों में उलझा दिए जाते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। और ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले बहुत सी कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अब ख्वाजा आसिफ साहब ने मज़ीद इशारा दिया है, तो क्या हो सकता है? पहले उनका शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर मलिक साहब आपसे तज़किया लेंगे। सुनाएं जी। इमरान खान के खिलाफ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली हैं, कुछ शुरू हो गई हुई हैं, कुछ शुरू हो जाएंगी। जी मलिक साहब, डू यू थिंक क्या इसको कैसे देखते हैं आप? इसका क्या देखें, इसमें तो मैं समझता हूँ ये आज का जो बयान है, ये तो इनकी ये दे वर लुकिंग फॉर इट।
अगर आप इत्तेहादी हुकूमत को देखें तो उनके लिए तो ये अपना ईद पहले हो भी गई कुछ उनकी। पर्चे कर वो रखे देखें ना, अब दहशतगर्दी का आप पहले दहशतगर्दी का हो गया। वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आपकी बात नहीं कर रहा। आपका वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, दहशतगर्दी का मुकदमा, तौहीन अदालत का मुकदमा, तौहीन इलेक्शन कमीशन 1 लाख उसको नोटिस हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो शाहाना का केस कि आप फिर आप पे आप सच्चे नहीं, आपने सच नहीं बोला। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर सारे अगर मुकदमे निकाल लें, तो उसमें तो उन्होंने पहले ये खबरें एक किस्म की इस्टेब्लिश थी कि ये जो लीक नहीं हुई अपनी शौकत अजीज़ अपना तरीन साहब की जो लीक हुई है अपना वीडियो, जिसमें वो बात कर रहे हैं ऑडियो सॉरी जिसमें वो बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना पंजाब और KP के से कि आपने IMF को ख़त नहीं लिख रहा। दे आर वेरी सीरियस, रादर दे वर वेरी सीरियस कि इसी पे हम गद्दारी का मुकदमा करेंगे। इसमें इमरान खान साहब भी शामिल है, शौकत तरीन भी शामिल है, दोनों वज़रा भी शामिल है कि ये रियासत के खिलाफ बात करें। मेरी बात आप सुन लें ना, मैं ये कह रहा हूँ वो तो बड़ी छोटी बात होगी। अब तो इनको पक्की पकाया एक कहता हूँ जी वो तो करेंगे, लेकिन बात ये है कि चलो ये जो आज की है इस पे अब जो केस आएगा हम देख लेंगे। शौकत तरीन साहब वो बात कर रहे हैं उस ऑडियो कैसेट का कोई वाली वारसी कोई नहीं। मेरी अर्ज सुन लेना, अरशद मलिक साहब का आप बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद क्या अदालत बुलाती है, जाते नहीं आप। अगर आप जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन उठेंगे कि जनाब ये किसने की है, क्योंकि जब आपने किसी को फैसला करना होता है, मैंने बात की कुछ लोगों से तो वो कहते हैं अच्छा भाई वो गैजेट लेके आए जहाँ से आपने रिकॉर्ड किया था, इसकी अथेंटिसिटी क्या है, इसका जो है ये इसको बनाने वाला कौन है, वो आए, वो भी वहाँ आके गवाही देगा ना, हमें बना के फैसले करके बात कर ली अंदर कर दो। अब मुझे बताएं, चले मान लिया मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, फैसलाबाद को आप बदल सकते हैं, इमरान खान की तकरीर को आप साफ कर सकते हैं, जलसे की आपके पास रिकॉर्डिंग है। मैं तो कह रहा हूँ उस पे तो आएगा नहीं जी, वो आए। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, विद ऑल माय अपॉलॉजीज, हमारा पॉलिटिकल कल्चर शुरू से रह के यार हमारा जो अपोनेंट है खास तौर पे वो पॉपुलर हो, किसी तरह वो इदारों से उलझ जाए। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी गेंद करा दी है इमरान खान ने कि ये लॉटरी है सीधी सीधी हुकूमत के लिए। आपने उसको कहना जी हमने तो पाकिस्तान की मोहब्बत में सारा कुछ कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान की फौज की मोहब्बत में सारा कुछ कर रहे हैं। यू विल सी ए बिग रिएक्शन। जरा सुनाइए जी, ख्वाहिश साहब कुछ कह रहे हैं। जो अपनी तकारीर में वो बार बार जो टोन इस्तेमाल करते हैं वो उन लोगों को साथ रखने के लिए भी जो है ना वो दिलासा देते हैं। ये जरा थोड़ा सा वक्त गुजर लेने दें, आप देखें किस तरह तितर बितर होते हैं इनके इर्द गिर्द जो लोग। बहुत से लोग तो ऑलरेडी गायब हो गए हैं, जरा गौर कौन कौन से चेहरे आपको नजर नहीं आते, इनकी कैबिनेट के लोग आपको नजर नहीं आते, और एक ने कितने फैक्शन बनेंगे इनके। जिस तरह जो है जायदादें बढ़ती हैं उस तरह PTI बटेगी। पहले मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को तो इनके लिए इमरान खान साहब की अपनी बेहतरी के लिए बेहतर है कि बहुत से लोग निकल जाएं। दूसरी ये बात करें तो क्या ये कोई दोबारा से छांगा मांगा करेंगे यहाँ पे पंजाब में? नहीं, छांगा मांगा नहीं, वो एक देखें ना, ख्वाजा एक कम अज़ कम इस मुल्क को 30-40 साल से सियासत समझता है, वो बेसिकली पावर पॉलिटिक्स की बात करे कि जब इमरान वीक होगा, जब प्रेशर आएगा। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ दे वर लुकिंग फॉर समथिंग, और इमरान ने वो गेंद करा दी है कल कि आप सीधा सीधा बहुत अच्छा है ना, वो तो इनको खुश होना चाहिए कि इसने करा दी है। नहीं, वो करा दी है। अच्छा, अब मैं हम खुश नहीं हैं, हम फसली बटेरे आपके साथ होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पंजाब में बंदे तोड़ रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि बड़ा पॉजिटिव होगा? सर वो तो काम हो चुका है, उन्होंने 10-12 बंदे हो चुका है, यानी मैं आपसे वैल्यू जजमेंट मांग रहा हूं। मैं आपको अंदर की और मजीद खबर दे दूं, वो तो बंदे उन्होंने फ्रीजर में रखे, उन्होंने जू ही खोलना, डीप फ्रीज करना। अब इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है तरीके से मैं बात कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं से ये दबाव कि यार खुदा का खौफ खाओ, मुल्क में सैलाब है और IMF से नए पैसे आए हैं, 2-3 महीने का रेस्ट कर लो, ये कहीं डंडे छोटे से समझाया गया। एवरीथिंग इज रेडी इन पंजाब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, इमरान खान की जो भी पार्टी है उसमें किसी भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर की कोई लीडरशिप नहीं है। इट इज़ इमरान, शुरू भी इमरान, एंड भी इमरान। बाकी जिसको कोई छोड़ के चला जाए उसके साथ बैठा रहे, सवेरे फैक्शन बना के भी देख लें, यूट्यूब है। इस तरह नहीं है। खान का हल सियासी है। मैं ये समझता हूँ कि और उस सियासी मैदान में मेरा नहीं ख्याल। अच्छा काई से मेरा एक बड़ा सवाल है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कह लें या पाकिस्तानी समाज के हवाले से, इमरान क्यों उन इश्यूज पे नहीं आ रहा जो लोगों के दिल के साथ है? इमरान क्यों, मुझे ये समझाएं, ये गैर जरूरी इश्यूज में क्यों जा रहा है? ये इश्यूज हैं। अगर खान साहब अगर इस वक्त महंगाई और बिजली के इशू, मतलब देखें ना कहाँ से इशू, चले मान लिया फॉरन आप पहले पढ़ गए जी गैर मुल्की साजिश है, फिर आप वहाँ से शुरू हो गए, अब आप 4 बंदों पे आ गए, अब आप कहते हैं मैंने उनके नाम भी लेने, आज आपने नया। मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपसे मेरा एक कमेंट ले लें, डोंट यू थिंक कि इससे ये सारी तहादियों को फायदा हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि बात ये है कि ये स्ट्रांग विकेट होगी अगर वो सोशल विकेट पे आएंगे।
मीशत की विकेट पे आएंगे, आम आदमी की मीशत की विकेट पे आएंगे, यहाँ के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको चैलेंज करेंगे। लेकिन उनका नज़रिया जो भी है हम तो उसको बदल नहीं सकते, तो वो बहुत स्ट्रांगर विकेट होगी क्योंकि उनकी आवाज़ अब लोगों तक जाती है और लोग उसे सुनते भी हैं। तो ये ज़रा सुनिए शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं। अच्छा यार वो कुछ ये ज़रा दिखाएं क्या है, कुछ शेख रशीद साहब का बयान है, मेरे ख्याल उनका शॉट हमारे पास नहीं है। अच्छा मैं ये बात आप कर रहे थे ना पंजाब की, देखें आप अगर समझते हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले कोई मतलब ठीक है वो पॉपुलर है कि नहीं है वो अलग बहस है, उनको पाकिस्तानी सियासत में पंजाब की इंपॉर्टेंस का पता है, चाहे 6 महीने में इलेक्शन हुई है साल में होते हैं, वो पंजाब के बगैर नहीं रह सकते। मैं आपको खबर मैंने मेरी सुने खबर देगी आप, मेरी खबर दे, मेरे हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़ों में है ये ट्वीट क्या है जरा देखिएगा मलिक साहब। IMF प्रोग्राम के बावजूद मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं हंगामी बयानों पर, वही बात है जो हम सारी कर रहे हैं बहुत सारी। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक और बात कर, अच्छा पंजाब की हम बात कर रहे थे, आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अगले दिन मैं अपने प्रोड्यूसर तुराब साहब को मैंने एक क्लिप भेजा, मैंने कहा यार और हमारे बड़े मोहतरम हैं और बड़े उस्तादों में आते हैं जनाब नजम सेठी साहब, तो मैं उनका देखा पहले तो मैंने कहा यार ये जाली होना है, उनके लो लफ्ज़ मैंने सुने, वो कहते हैं दी मोस्ट हेटेड फैमिली जो है वो जो है वो शरीफ फैमिली है। अच्छा मैंने पहले कहा मैं यार ये तो बहुत माशाल्लाह उनके यानी वो सपोर्टर भी रहे हैं, हाँ नहीं बड़े तो ये नीचे जो तब्दीली है ये जो है ये तो है ये मौजूद है, मगर मुझे लगता है कि खान साहब कहीं इसको खो ना दें। कैसे मुझे डर लगता है कि अगर आप इस तरह के इश्यूज़ में जाएंगे तो इसको आप अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आपने डिस्क्रेडिट कर दिया सारी पार्टियों को, वो हमें ज़मीनी इंतखाबात में पता चल गया, हमें कराची के इंतखाब में पता चल गया। अगर आप ज़मीनी इश्यूज़ पर सीधे चले जाएँ, भूल जाएँ थोड़ी देर के लिए ऊपर की पॉलिटिक्स को, तो आप यहाँ तब्दीली कर सकते हैं। हाँ लेकिन ऊपर अगर यहाँ खेलेंगे तो देन थिंग्स नहीं वो अच्छा ये जो डिफ़ॉल्ट की इन्होंने बात की है, मैं थोड़ा सा इस पर अभी सोच रहा था कि क्यों की है डिफ़ॉल्ट की बात। हम ऐसे 7 रुपए डॉलर आज महंगा हुआ, 7 रुपये महंगा। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह का हम ये हुकूमत हमसे मजाक कर रही है। 1.7 बिलियन डॉलर लेके हम तमाशा जो लगा रहे हैं, 1.7 बिलियन डॉलर IMF से आपको मिला है। छोटी छोटी मैं 3-4 चीज़ें आप बताता हूँ, फिर आपने भी इस पर एनालिसिस करना है। 40 से 45 बिलियन डॉलर आपको चाहिए था ट्रेड जो आपका खसारा होता है, तजारती खसारा जिसको आप बोलते हैं। अच्छा 21 बिलियन डॉलर आपने कर्जा देना इस साल, एक साल में जो दूसरे मुल्कों से लिया है। उसके आगे चलते हैं 20 बिलियन आपका ना करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास 20 बिलियन डॉलर कम होते हैं लेने देने के चक्कर में। यहाँ से आगे चलते जो मुल्क के अंदर हमने अजाब डाला हुआ है लोगों पे, वो मैं कर्जे देख रहा था सर पकड़े रोना आ जाता है। 1600 अरब का आपका सिर्फ हसारा है जो हमारी कारपोरेशन नहीं है सरकारी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो महकमे आप बोलते हैं, 1600 अरब। 2600 अरब आपका वो अपना मशहूर ज़माना IPPs का कर्जा, 1600 अरब आपका ये गैस का कर्जा, 1200 अरब है। मेरा लास्ट जो कमेंट है मुझे बता दें, मुझे इससे बता दें दुनिया का कोई रियासत है इस इकोनॉमी के साथ आप डिफॉल्ट को बच सकते हैं? मुझे ये जवाब। पहली बात तो ये आप ना मिफ्ता इस्माइल साहब से और शहबाज शरीफ साहब से सवाल करें, ही इज़ इन दी पावर। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया कि मैं जो है बूम एंड बस्ट का इकोनॉमी खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा और आप लॉर्ड केन्स हैं, आप एडम स्मिथ हैं। ये बूम एंड बस्ट कैपिटलिज्म से तो खत्म नहीं, 1930 में आया, 72 में आया, 2008 में आया, 2020 में आया, वो अमेरिका में आया। आपके कारोबार में 3-4 अरब का इजाफा हुआ। जब साफी ने आपसे सवाल पूछा, आपने उस जमाने में कहा था ना इमरान ने इकानमी तबाह कर दिया, उन्होंने कहा जनाब दा प्रॉफिट तो बढ़ गया है। इसी तरह कारपोरेट प्रॉफिट बढ़ा इमरान खान के दौर में, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, और नीचे आना नहीं गया क्योंकि ऊपर सारे मेरे जैसे जो है सईद काजी और मिफ्ता इस्माइल के पास सारी दौलत चली जाती है। नहीं तो इसका रुख अवाम की तरफ करें और ये बहसें बंद करें कि जो इदारों की तरफ आपने नहीं, अवाम की तरफ तो रूह है, अवाम का तो जीना आराम कर दिया आपने। यही तो कह रहा हूं। मैं आपको छोटी सी खबर देने लगा, छोटी सी बूम एंड बस्ट खत्म कर दूंगा यार, आप एडम स्मिथ हैं। मैं एक बिजनेसमैन से बैठा था, उन बेचारों का कोई रोना सुने, उनका सबसे बड़ा रोना था, वो पंजाब बेस करता, वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि पंजाब के महकमे अगर शमाल जा रहे हैं ना तो फेडरल महकमे जनूब जा रहे हैं, टैक्स की हमें समझ नहीं आ रही, किसको क्या करना है, किसकी क्या पॉलिसी है, कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी जो सबसे उसने तकलीफ दे बात की, जो हमें शर्म आनी चाहिए बतौर इंसान में बात कर, उसने कहा जी कि इस वक्त तकरीबन 60% पाकिस्तान में पानी है, आप जा नहीं सकते। जहाँ पे आपने ट्रक लेके जाना है, क्योंकि लोगों ने अच्छा काम ये किया कि वो सैलाब का सामान लेके जा रहे हैं, उसका पता क्या मतलब है,
जो ट्रांसपोर्ट आपने करना है, अगर आपने बिजनेस करना है, पानी भेजना है, मलिक साहब फिर कभी बात हो जाती है, ये तो बड़े लायक थे, 35 साल इन्होंने इस मुल्क को जन्नत नज़ीर बनाया, फिर क्या हुआ है? आपकी जो बिजनेस की ट्रांसपोर्ट कास्ट है वो 3 गुना बढ़ गई है। सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, बीच में डाल लें, जिस तरह अभी कह रहे थे शहजाद चौधरी साहब, उसका भी पीरियड डाल रहे हैं जो मुशर्रफ का था, तो मिलजुल के इन्होंने हुकूमत की ना 35 साल, क्यों 23 प्रोग्राम लिए? 23 अब ये मुझे बताएं, इस वक्त 30 लाख बच्चे जो हैं वो मौत के दाने पर हैं इस वक्त। ये वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है। आपने क्या किया 2010 के सैलाब से, आपने क्या असबाक हासिल किए? आपको बता, मुझे बताएं ना। अब आके सारे रोते हैं, खड़े होते हैं। ये हमारा निज़ाम देख ले, नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान आपने बनाया था 2015 में। ये प्लान ये 3 मिलियन, ये जुल्म हमारे साथ जो होता है। ये जो प्लान मैंने आपको बताया 2015 से 2025 के लिए बना था, और ये आज तक 7 साल हो गए, ये मंजूर ही नहीं किया किसी वफाकी हुकूमत में। सलाम टू इमरान खान, सलाम टू शहबाज शरीफ, ये सारे एक ही हैं। 7 साल से जब आपका 2010 में आपका फ्लड आया, इंटरनेशनल इदारों ने आपको कुछ चीज़ें समझाई कि भाई ये कर लो, ये कर लो, जहाँ आपका पानी आता है वहाँ जंगल लगा लो। 10,000 एक नैरेटिव और भी है। पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है इनटू दिस चेंजिंग क्लाइमेट, जो कि बड़ी लिथल हो गई है, वो 0.5% है। ये तमाम इंडस्ट्रियल मुल्कों के जराइम है। और दूसरा जुर्म किसका है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जुर्म भी सुन लें। आप जब आप अपने विले दुबई में बनाएंगे, लंदन में बनाएंगे, यहाँ का माल है वो, उसको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे। यहाँ आप नहीं देखेंगे, 2010 में देखना चाहिए था कि आबादियों को कैसे दरियाओं के जो रुख हैं उनके सामने से हटाना है। और $15 बिलियन का पानी जाया हुआ है। आज रिपोर्ट सरकारी आई है, इसको सालाना होता है। इस $15 बिलियन को कैसे यूज करना है? तुसी जाके पहले ना वो खरीद लो अपने फ्लैट, तुसी जाके आप विले दुबई में खरीद लें। आप अपने जो है ना, वो जो मेरी तो यहाँ भी जदाद नहीं है और वहाँ भी नहीं है, ये उजाड़ा किसने किया है? इसमें डालें मिलिट्री डिक्टेटर्स को भी। और लेकिन फिर मैं कहूँगा मिलिट्री डिक्टेटर्स को बहुत बुरा कहते हैं, उनके ग्रोथ रेट देखे और अपनी औकात देखे। अच्छा, ये मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन जो जमहूरियत के नाम पे आते हैं वो डिक्टेटरशिप से भी बुरे होते हैं। भाई साहब देखिए, इकोनॉमिस्ट ये हालत होगी, मैं कोई बांग्लादेश की तौहीन नहीं कर रहा, वो हमें ये फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश से सीखो सैलाब किस तरह कंट्रोल करना है। ये हमारी 70s में, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, मुझे ये कहा गया था कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है वो सैलाब के लिए बांग्लादेश से गरीब वर्ल्ड बैंक से हम सिर्फ एक बात सीखना चाहते हैं। बांग्लादेश पहला प्रोग्राम आपसे ले रहा है जो बड़ा लीथल है। बांग्लादेश हमसे सीखे, हमने आपके प्रोग्राम लिए और हम तबाह बर्बाद होकर रह गए। वो पहला $4 बिलियन का वो कर्जा ले रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। उनकी नज़र उस $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे है जो एक लुकमे में अंदर चला जाएगा। बांग्लादेश हमसे सीखे कि हम इनके पास गए थे, हमारा क्या असर हुआ, और हम आपसे सीखेंगे कि ये जो आपने कैसे ये सैलाबों को हम आपस में सीखें। ये जो जराइम पेशा, मुझे माफ कीजिएगा, ये ला के हमें बताते हैं उससे सीखें, उससे सीखें। हमने तो एक ही बात सीखी है और तुसी साडा बेड़ा गर्क कर देते हैं। नहीं वो मगर फिर भी मगर क्या यार, छोड़े ना, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। हमारे इकोनॉमिस्ट भी बात नहीं करते, सारे जो हैं उधर कंसल्टेंसियां लेके बैठे हैं। जी गल करो। मैं बता रहा था कि बांग्लादेश की उन्होंने ये डेवलप किया। उन्होंने सबसे पहले देखा रास्ते में उन्होंने जंगल लगाए, जंगल उस रास्ते पे लगाए जहाँ से दरिया को डैमेज करता है। फिर उन्होंने आबादियों को मुंतकिल किया, अब उनके नंबर सैकड़ों में आ गए। अब आज का जो बांग्लादेश का सैलाब है ना, अगर आप 15 साल पीछे जाएं, 30 साल पहले जाएं, 40 साल पहले जाएं, तो उनके लाखों में लोग मरते थे। अब वो आ गए 200 300। ये इतनी बड़ी उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो हमारे लिए तो कोई मैंने तो आपको बताया 10 साल से जो हमारा प्लान बना था 2010 के सैलाब के बाद, उसके बाद 10 साल से वो प्लान अभी तक 7 साल में वफाकी हुकूमत के पास पहुंचा नहीं है। ये हमारी बड़ी सादा सी बात है। पूरी रियासत की दौड़ लगी होती है IMF की किस्त किमें देनी है, दूसरी किस्त हमने IPPs की किस तरह देनी है, जैसे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका खाकम बदन को कोई मजबी फरीज़ा है विचो हिस्से ने ना दे। मैं ये बात बताऊं, क्या किसी ने, इमरान खान से मैं सवाल पूछता हूं, IPPs के बारे में जो रिपोर्ट आपको आई या उससे पहले भगवान दास साहब की रिपोर्ट ऑयल कंपनीज के हवाले से आई, उस पर बात की आपने? नहीं की ना। तो ये वो माल है जिस माल से हमारे 30 लाख बच्चे बच सकते थे। यहाँ पे हम ये मैसेकर है। उसने एक फिल्म थी मलिक साहब, ख़त्म करने लगा हूँ, उसमें एक बंदे को कत्ल करता है तो कहते ओ यू मर्डर, तो कहता है एक बंदे को कत्ल करो तो कातिल, करोड़ों और लाखों को कत्ल कर दो तो तुम लीडर। तो ये एक है तरीका, जिस बहरहाल एक अच्छी दुआ के साथ हम बेहतरी की तरफ जाएं और ये जो वाक़यात नाखुशगवार हो रहे हैं इससे आगे बढ़ें और आवाम की बात करें, तमाम लीडरशिप। इजाज़त दें, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।